Hi everyone, this is your instructor Alina Saif and today we'll be starting with chapter climate. हमने ये पूरा चैप्टर कवर किया है, लेकिन अब हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या है। जिसने पढ़ा हुआ होगा उसको सब कुछ समझ आएगा, रिवाइज भी होगा। तो अब क्लाइमेट और वेदर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट का मतलब है कि वो वेदर की कंडीशन जो काफी टाइम तक, तकरीबन 30 ईयर्स तक रहती है। और वेदर का मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो चेंज होती रहती है, और वो टेम्पररी चेंजेस हैं। डे टू डे चेंजेस को वेदर कहते हैं, टेम्पररी चेंजेस शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे कभी क्लाउडी था कभी रेनी है, तो ये वेदर कहलाता है। और जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट वो है कि जो लॉन्ग पीरियड तक रहता है। तो क्लाइमेट इज हाउ द एटमॉस्फेयर बिहेव्स ओवर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कराची के क्लाइमेट में ये बात है कि बर्फबारी, स्नोफॉल नहीं होगी, तो कराची डज नॉट एक्सपीरियंस स्नोफॉल। तो इसका मतलब है ये हमारा क्लाइमेट है। 0 से नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा, और मिनिमम जाएगा तो 5 जाएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाता है। तो ये हमारा क्लाइमेट है। अब हम जब सीजन की बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हमारे पास 4 सीजन हैं। विंटर मिड दिसंबर से मार्च तक होता है। कब से कब तक ये आपको पता होना चाहिए। विंटर मिड दिसंबर से मार्च तक अर्ली समर होता है, फिर लेट समर होता है, फिर पोस्ट मानसून। जो विंटर है वो मिड दिसंबर से मार्च, मतलब आखिरी महीने से लेकर मार्च तक होता है। फिर अर्ली समर अप्रैल से जून तक होता है। फिर लेट समर जुलाई से सितंबर तक होता है। पोस्ट मानसून, ये मानसून नहीं लिखा है, ये पोस्ट मानसून लिखा है। पोस्ट मानसून एक सीजन है जो अक्टूबर से मिड दिसंबर तक होता है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेटिक एलिमेंट। जब किसी भी जगह का क्लाइमेट पूछा जाएगा तो उसके 4 एलिमेंट्स होंगे। कौन से? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं। टेम्परेचर क्या होता है कि सर्दी गर्मी कितना डिग्री जो है टेम्परेचर है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ प्लेस। ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अंदर हवा में कितनी नमी है। जैसे पाकिस्तान में काफी सारे एरियाज हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। कोस्टल एरिया स्पेशली अगर हम गवादर और कराची को देखें, तो वहां पर चिपचिपाहट होती है, पसीना नहीं सूखता है। तो ये ह्यूमिड एरिया, हवा में वाटर वेपर है, नमी है, जिसकी वजह से हमारा पसीना नहीं सूख रहा है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है वाटर फॉलिंग डाउन फ्रॉम एयर टू द अर्थ सर्फेस। अभी किसी भी फॉर्म में गिर सकती है, रेन, स्नो, हेल, किसी भी फॉर्म में गिर सकती है। ज्यादातर तो वो रेनफॉल होती है। अब एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर का मतलब है कि जब हवा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हमेशा ये एक रूल है हवा का कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जा रही है, कभी नहीं होगा ऐसा। जाएगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। अब टेम्परेचर की को देख लें। ये अगर हम जब भी आगे डिस्कस करेंगे, अगर कहीं मैंने बोला वही हॉट टेम्परेचर है, तो वहां पे 40 एंड अबव होगा। जहां मैंने बोला हॉट टेम्परेचर है तो 31 से 39। अगर वार्म है 21 से 30। फिर अगर माइल्ड है तो 10 से 20 तक का टेम्परेचर है। कूल है तो 3 to 9। वेरी सिर्फ अगर कोल्ड है तो -5 से 2 तक। और अगर बिलो -5 जाएगा तो वो हमारा वेरी कोल्ड टेम्परेचर कहलाएगा। अब सबसे पहले हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ये पाकिस्तान के 4 सीजन हैं। कौन से? मिड दिसंबर से मार्च तक विंटर, अर्ली समर अप्रैल टू जून, लेट समर कहाँ से कहाँ तक है? हमने पढ़ा जुलाई से सितंबर तक। जब पोस्ट मानसून है तो अक्टूबर से मिड दिसंबर तक हमारा पोस्ट मानसून है। सो अब हम पढ़ते हैं कुछ रेनफॉल है। रिलीफ रेनफॉल पढ़ेंगे, हम लोग मानसून पढ़ेंगे, थंडरस्टॉर्म्स पढ़ेंगे, वेस्टर्न डिप्रेशन पढ़ेंगे, और कन्वेक्शनल करंट पढ़ेंगे। जितने भी आते हैं अब हम देखते रहते हैं, सही है। मानसून विंड्स क्या है? मानसून विंड जो है ये विंड्स है। मानसून विंड सीजनल विंड्स है, जो समर और विंटर दोनों में ब्लो करती हैं। जो समर विंड है वो साउथ वेस्ट मानसून होती है, और जो विंटर विंड्स है उनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसमें बेसिकली लैंड और सी ब्रीजेस होती हैं। गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में सूरज निकला और धूप पड़ती है, लैंड जो है वो जल्दी हीट होती है। लैंड जल्दी हीट एब्जॉर्ब भी करती है और हीट रेडिएट भी करती है, बाहर निकालती भी है। तो अंदर लेती भी जल्दी है और देती भी जल्दी है। तो लैंड जल्दी से हीटअप हीटअप हो जाएगी। और जो पानी है उसको हीटअप होने में टाइम लगेगा। पानी जो है अभी वो इतना गर्म नहीं होगा, वो इतना तपा हुआ नहीं होगा, लैंड बहुत गर्म हो जाती है। जब लैंड गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर वार्म एयर डेवलप होती है, गर्म गर्म हवा आती है। गर्म हवा जो है वो लो प्रेशर होती है, यानी लाइट वेट होती है, लाइट डेंसिटी होती है उसकी। जब हम पानी गर्म होने में टाइम लगता है तो ओशन के ऊपर एक कूल एयर होती है, यानी हाई प्रेशर। अब हमें पता है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। जो गर्म हवा है वो कूल एयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो वो जो हाई प्रेशर वाली हवा है, जो ठंडी हवा है, वो गर्म हवा यानी जो लो प्रेशर है उसके पास मूव करेगी। और इसके बाद उसमें मॉइस्चर होगा, जब वो कंडेंस होगी वहां पे क्लाउड बनेंगे तो फिर हमारी बारिश होगी। ये था साउथ वेस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो लैंड से टुवर्ड्स द सी विंटर सीजन में आता है। विंटर सीजन क्या है? विंटर सीजन में क्या होगा कि लैंड जो है उसको हीट होने में, लैंड हमने पढ़ा कि लैंड जो है वो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब करती है, और लैंड जल्दी से हीट को रेडिएट करती है। तो जब नॉर्थ ईस्ट मानसून है तो वो विंटर है।
हमें पता है जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। जब सर्दियां होती हैं तो लैंड जो है वो ठंडी होती है, और सी जो है क्योंकि वो हीट को देर से एब्जॉर्ब करता है और देर से रेडिएट करता है, बाहर निकालता भी देर से है। तो सी जो है जब वो गर्मियों में गर्म हो चुका होगा तो वो उसके अंदर अभी हीट होगी, तो उसमें वार्म होगी, वो अंदर गर्म गर्म होगा। सी को टाइम लगता है हीट लेने में भी और हीट देने में भी, दोनों में टाइम है। तो फिर अब हीट गर्मियों में हीट लेने में टाइम है और सर्दियों में हीट बाहर निकालने में टाइम है, तो लैंड जल्दी से ठंडी हो जाती है। जब लैंड ठंडी होती है तो लैंड के ऊपर हाई प्रेशर होता है क्योंकि वहाँ पर ठंडी हवा है। अब सी जो है वो गर्म है, उसको हीट बाहर देने में टाइम लगेगा, तो उसका वार्म एयर होती है उसके ऊपर जो लो प्रेशर होती है। तो लैंड से सी की तरफ हवा जाती है, क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर, लैंड के ऊपर ठंडी हवा, सी के ऊपर गर्म हवा, तो फिर वो लैंड से सी तक हवा जाती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब जब हम मेन मानसून विंड्स की बात करते हैं तो वो मेन मानसून विंड्स अक्सर होती है साउथ वेस्ट मानसून। वो ब्लो करती है बे ऑफ बंगाल से, ब्लो करती है बांग्लादेश नॉर्थ इंडिया को क्रॉस करके पाकिस्तान में एंटर करती है, और नॉर्थ ईस्ट से वो ऊपर से नॉर्थ ईस्ट से पाकिस्तान के या नॉर्थ से एंटर होती हैं, जून में ब्लो होती हैं और जुलाई में काफी हेवी रेनफॉल कैरी करती हैं। फिर जब तक वो जैसे आहिस्ता आहिस्ता साउथ में आती रहती है, उनका मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, रॉब्ड ऑफ हो जाता है, और साउथ में कम बारिश होती है, जैसे हैदराबाद कराची, तो हमें मानसून से इतनी बारिश नहीं होती है। अब सब मानसून में कुछ अरेबियन सी से भी आती है, लेकिन जो अरेबियन सी से आती है ना, उनका वो उनका वीक होती है, उनका इतना इफेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे ग्राफ देखें, दिस शोज द क्लाइमेट डाटा फॉर लाहौर एंड लाहौर पंजाब। तो ये मैंने आपको बताया था, ये रेनफॉल बताता है, ये जो बार्स हैं, और ये जो है ये टेम्परेचर बताता है। तो कभी गलती नहीं करनी है कि किसी को कोई ले लिया, किसी को कोई ले लिया। अब जो ये बार्स हैं, चॉकलेट बार्स, ये हमें बताते हैं रेनफॉल, बारिश कितनी हुई है, और टेम्परेचर बता दिया है लाइन ग्राफ। अलाइन हाउ डज द एक क्वेश्चन दे था, व्हाट इज मेंट बाय मानसून? मानसून क्या है? मानसून सीजनल विंड्स हैं दैट ब्लो इन समर एंड विंटर। समर विंड्स आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून, और विंटर विंड्स जो हैं वो कहलाती हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। हाँ, दिस शोज द क्लाइमेट इन लाहौर इज अ टिपिकल टाइप ऑफ मानसून क्लाइमेट। अभी हमें एक मानसून क्लाइमेट दिखाता है। तो अब मानसून क्लाइमेट है, मानसून क्या है हमने पढ़ा कि जुलाई से सितंबर तक होती है, ये जुलाई से सितंबर तक होती है, जून में ब्लो होना शुरू होती है, अब जुलाई से सितंबर तक ये सब कॉज करती है। अब हम क्यों बताएंगे, हमें कैसे पता चल रहा है मानसून है? तो मानसून जो है वो जुलाई से सितंबर तक होती है, तो जुलाई से सितंबर तक ज्यादा बारिश है। अब क्योंकि 2 मार्च का था तो हमें 2 पॉइंट्स बताने हैं। तो जुलाई और अगस्त का टेम्परेचर वो रेनफॉल बता दें कि इतनी ज्यादा रेनफॉल है, और जिससे हमें पता चलता है कि जुलाई से सितंबर तक बारिश हुई है, और जुलाई और अगस्त में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। ये जुलाई 200 है, और आई गेस ये अगस्त शायद 160 है। आपके पास एग्जाम में स्केल होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, ताकि आप पैसे से मेजर करके लिख सकें, आपके पास तो पेपर में आएगा। फिर ये रीजंस वाई लाहौर हैज मोर रेनफॉल इन जुलाई देन इन दिसंबर। दिसंबर में आगे पढ़ेंगे वेस्टर्न डिप्रेशन होती है, तो लाहौर में ज्यादा रेनफॉल क्यों होती है? क्योंकि समर मानसून पाकिस्तान से नॉर्थ ईस्ट में आता है जुलाई में, उनमें मॉइस्चर एक कंडेंस होता है, तो फिर बारिश होती है, ये हमें बताना है। अब वेस्टर्न डिप्रेशन से इतनी नहीं होती क्योंकि वो ज्यादा वेस्टर्न एरियाज में कॉज करती है, जब तक उस तरफ आए तो उनका मॉइस्चर जो है इतना नहीं होता है। बाकी हमें यहाँ पे हमें बताना है कि लाहौर में क्यों ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि इस वजह से समर मानसून की वजह से बारिश होती है। अब कन्वेक्शनल करंट्स क्या है? कन्वेक्शनल करंट सिंपल वही है कि समर में लैंड हीटअप हो जाती है, उसमें वार्म एयर प्रेशर होता है। अब वार्म एयर जो है वो ऊपर राइज होती है, वो ठंडी ठंडी जो वार्म एयर जो है वो मॉइस्चर लेती है, कहाँ से? लेक से, पॉन्ड से, रिवर से, वाटर बॉडी से उसने ले लिया अपना मॉइस्चर। अब जो वार्म एयर है वो ऊपर राइज होती है, ऊपर जाके ऊपर जाती है, कंडेंस होती है, क्लाउड्स बनते हैं, और फिर बारिश होती है। तो हॉट एयर राइज होती है, बारिश होते हैं। और ये जो है ज्यादातर बारिश सिर्फ होती ही सिर्फ कन्वेक्शनल करंट्स कहाँ होती है? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में, लाइक पंजाब एंड NWFP जैसे, उनको कन्वेक्शनल करंट से मिलती है। अब सदर्न पाकिस्तान की हम बात करें तो हम तो ये कहेंगे हाँ यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पे ज्यादा बारिश होनी चाहिए कन्वेक्शनल करंट से। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि एक टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर है, इसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर की वजह से यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती सदर्न पाकिस्तानी, जो नीचे किस्से पाकिस्तान के वो। रावलपिंडी और पेशावर में सबसे ज्यादा बारिश होती है कन्वेक्शनल करंट से। ये कन्वेक्शनल करंट्स क्या है कि यहाँ पर यही है कि हमारी मॉइस्चर जो है वो राइज होती है, ऊपर जाके वो कंडेंस हो जाती है, क्लाउड्स बनते हैं, और फिर ये सिंपल सी बारिश होती है। अब टेम्परेचर इन्वर्जन क्या लेयर क्या है? टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर एग्जिस्ट करती है कहाँ पर? एवर सिंध और मकरान कोस्ट के एरियाज में, मतलब ये ज्यादातर कोस्ट एरियाज में हमारे पास एग्जिस्ट करती है, पूरे सिंध में, और बाकी फिर मकरान कोस्ट में। अब यहाँ पे क्या है कि ड्यूरिंग मानसून सीजन जुलाई अगस्त अराउंड द हाइट ऑफ 1 to 2 किलोमीटर की हवा का मतलब डेंस सिस्टम होता है, और ऊपर जो डेंस सिस्टम होता है यानी ठंडी हवा होती है, वो गर्म हवा को ऊपर आके कूल होने नहीं देती है, जिसकी वजह से क्लाउड्स फॉर्मेशन नहीं होती है। और यही वजह है कि यहाँ पर इतनी बारिश नहीं होती है कन्वेक्शनल करंट से, क्योंकि ऊपर जाके वो वार्म एयर कूल नहीं हो सकती है।
और जो है ये कोल्ड एयर ऊपर क्यों होती है, क्योंकि ग्लोबल विंड सिस्टम है और स्पिनिंग ऑफ अर्थ और बाकी फैक्टर्स है जिसकी वजह से। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मतलब हैवी रेनफॉल है। अरेबियन सी में ये साइक्लोन आता है, समंदर में हवा की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से ये साइक्लोन आता है। जैसे बीच में आ रहा था गुलाब, ये गुलाब जो था ये आ रहा था पाकिस्तान, अब ये चला गया बेचारा ओमान में, और ओमान में जाके इसने बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज की थी। ये गुलाब क्या था? ये गुलाब एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था, ये फूल वाला गुलाब नहीं है, ये वो वाला गुलाब है जो ओमान में जाकर जिसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज की थी। तो यही है कि द ओरिजिनेट इन अरेबियन सी, लेकिन हमारी कोस्ट पे कम आते हैं और ये सोर्स ऑफ रेनफॉल जो है ये टोटली अनरिलायबल है। अब ये एडवांटेजेस क्या हैं? इसके फायदे भी हैं कि कैनाल्स भर जाते हैं, डैम्स भर जाते हैं, बरानी फार्मिंग पॉसिबल होती है, क्रॉप जैसे राइस जिनको पानी चाहिए होता है उनके लिए अच्छी खासी होती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? ये हमें याद रखना है कि सिर्फ कोस्टल एरियाज में होते हैं ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, अरेबियन सी से आते हैं और ये कोस्ट ऑफ पाकिस्तान तक होते हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते इतना। तो यहाँ से क्या मतलब मसला है कि अर्बन फ्लडिंग होती है, कोस्टल एरियाज में अर्बन फ्लडिंग होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पावर फेलियर, ये सारा कुछ डैमेज होता है। सी लेवल बढ़ जाती है तो फिर इसी वजह से फिशिंग नहीं होती है, फिशिंग कम्युनिटीज को लॉस फेस करने पड़ते हैं और वाटर लॉगिंग का भी प्रॉब्लम होता है इससे। तो यही है कि वार्म एयर ऊपर जाती है जिसकी वजह से कोल्ड एयर और एयर, कोल्ड एयर नीचे, अब मतलब यहीं पर ही कोल्ड एयर होती है, वार्म एयर ऊपर गई, एयर कूल्स और कंडेंसेस, फिर फॉर्मिंग क्लाउड्स एंड रेन। फिर से यही सिंपल वाला है प्रोसेस। जब हम वेस्टर्न डिप्रेशन की बात करते हैं, वेस्टर्न डिप्रेशन क्या है? ये सर्दियों में होती है मिड दिसंबर से मार्च तक, तो वेस्टर्न डिप्रेशन साइक्लोन है और ये शुरुआत इनकी कहाँ से होती है? मेडिटेरेनियन सी से। फिर ये अफगानिस्तान और ईरान को क्रॉस करते हैं और जब ये अफगानिस्तान ईरान को क्रॉस कर लेते हैं तो फिर ये पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट से, वेस्टर्न डिप्रेशन है तो वेस्टर्न पार्ट से आता है पाकिस्तान में, और मॉइस्चर इन द एयर जो है वो इवापोरेट हो जाता है जिससे फिर बारिश होती है। जब ये नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान जैसे नॉर्दर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया से एंटर करते हैं, तो जब ये नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान को स्ट्राइक करते हैं जैसे पेशावर और नॉर्दर्न एरियाज, फिर ये आते हैं हमारे अंदर की तरफ वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में, जहाँ पर इनका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है। इसी वजह से हमारी नीचे जो है इतनी बारिश नहीं होती है, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स और वेस्टर्न विंड जो है वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में जैसे अंदर आते रहते हैं, वेस्टर्न पार्ट में अच्छी खासी बारिश होती है, कोयटा में बहुत बारिश होती है इससे, वेस्टर्न डिप्रेशन से। लेकिन जैसे अंदर की तरफ आते रहते हैं ना, तो उसकी बारिश, इसका मॉइस्चर कंटेंट लॉस होता है जिसकी वजह से बारिश कम होती है। अब रिलीफ रेनफॉल क्या है? रिलीफ का मतलब हाइट ऑफ लैंड है, तो रिलीफ रेनफॉल हाइट ऑफ लैंड से माउंटेनियस एरिया में होती है। जब ये ऐसे होता है कि एक तरफ हमारे पास मॉइस्ट वार्म एयर होती है, वो राइज करती है हाइट, तो वो माउंटेन की हाइट मतलब काफी ऊपर तक वो राइज करती है। अब इससे क्या होता है कि एक तरफ राइज करती है, दूसरी तरफ वो राइज नहीं कर पाती है क्योंकि माउंटेन की हाइट बहुत है, तो इस वजह से वो ब्लॉक कर देता है कि ये हवा उस तरफ ना जा सके। तो ये राइज करती है, जब ये राइज करती है तो इसको हम रेनी विंडवर्ड स्लोप कहते हैं। यहाँ पर बारिश होती है, ये जब है कैसे मॉइस्ट अनस्टेबल या मूवेबल माउंटेन है, ऊपर जाके कंडेंसेशन होती है, बारिश होती है, तो इस वजह से यहाँ पे बारिश होती है। माउंटेन की हाइट इतनी है कि वो हवा को वहां पे जाने से ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से ये एक लीवर्ड स्लोप बनता है जहाँ पे बारिश नहीं होती है। ये रेन शैडो एरिया होता है, यहाँ पे बारिश नहीं, एक तरफ बारिश होती है तो दूसरी तरफ हमारे पास इसकी बारिश नहीं होती है। कौन से एरिया से? नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जैसे मरी और काकुल, इसमें हर सीजन में बारिश होती है और वो होती है तो रिलीफ रेनफॉल की वजह से होती है। लेकिन जो लीवर्ड साइड है वो हमारे कौन से एरियाज है? नोकुंडी है, गिलगित है, चित्राल है, वो लीवर्ड साइड है, तो उस वजह से वहां पे बारिश नहीं होती है। ये रिलीफ रेनफॉल है कि मॉइस्चर ऊपर की कंडेंसेशन है, दूसरी तरफ बारिश नहीं हुई क्योंकि जो कूल एंड ड्राई एयर डिसेंड्स एंड वार्म्स अप ड्यू टू फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एंड एडियाबैटिक वार्मिंग। मतलब इतना है कि हमें माउंटेन की हाइट बहुत बढ़ जाती है जिसकी वजह से बड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश इतनी नहीं होती है क्योंकि गर्म हवा उधर जा नहीं सकती। अब ये हम कुछ देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मार्क करो वो एरिया जो बिलो 125 mm की बारिश हो रही है, तो इस तरह आपको कर सकता है। वो आपका एरिड जोन है, हम आगे अभी इनको पढ़ने जा रहे हैं। वो आपका एरिड जोन है, मतलब ये माउंटेनियस या फिर डेजर्ट एरिया है ना, तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। अब 125 से 250 mm तक कौन सा एरिया है? 125 से 250 mm ये हमारा कोस्टल एरियाज है, और फिर ये पूरा ह्यूमिड जोन है जो हम पढ़ेंगे अभी। तो फिर उसके बाद 250 से 375 तक, 250 से जो 375 है ना, वो यहाँ हमारे पास सिंध के थोड़े से एरिया में होती है नीचे की तरफ, और ऊपर पंजाब का थोड़ा बहुत एरिया है, और बाकी केपी के है नीचे, सदर्न केपी के, नॉर्दर्न पंजाब है, और ये उसका केपी के का ही एरिया है, फाटा वगैरह। जब हम 375 से 500 की बात करते हैं तो ये ज्यादा ऊपर माउंटेनियस एरियाज में होती है, इन एरियाज में होती है जो इस तरह का एक समझे, ये एक क्रीसेंट बन रहा है इस तरह यहाँ पे होती है, और इधर भी एक बीच में होती है जैसे कि नॉर्दर्न, क्या नाम है, अगर हम वहां पे ले केपी के
और दूसरा एक हमारा नॉर्दर्न पंजाब है। और 500 से 750 ये तो माउंटेनियस एरिया है, बिल्कुल वहीं पर ही हो रही है। अबाउट 750 ये वाला एरिया इधर हो रही है। अब हम देखते हैं कुछ एरियाज को। क्लाइमेटिक जोन ऑफ पाकिस्तान, इनको ना मैंने आपके पास अगर आ सकता है एग्जाम में चित्राल की बताओ, मरी की बताओ, तो यहाँ पे बताना है इसका, इसके बारे में बताना है, तो इसका क्लाइमेट बताना है। अब मैंने इनको 4 जोन में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, जिसकी वजह से हम अगर हाईलैंड जोन का याद कर लेंगे तो हम चित्राल, मरी, मुजफ्फराबाद, दिरोश, कोयटा, कलात, परचनार, वजीरिस्तान, ये सारे एरियाज हमारे कवर हो जाएंगे। हाईलैंड जोन कौन सा? नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड है, नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न हाईलैंड। नॉर्दर्न हाईलैंड कौन से? हमारे पास कराकोरम है। नॉर्थ वेस्टर्न वाले कौन से हैं? जो नॉर्दर्न वाले कराकोरम और हिमालयस है। नॉर्थ वेस्टर्न हिंदू कुश है। और जो वेस्टर्न हाईलैंड है वो वही वाले हैं, सफेद को, वजीरिस्तान, सुलेमान, सिब्बी, ये वाले एरियाज हैं। और अब ये एरियाज आपको नजर आ रहे हैं कौन से हैं? ये हाईलैंड के हिस्से हैं। अब क्लाइमेट क्या होता है कि क्लाइमेट यहाँ पे ऐसा है कि विंटर्स लॉन्ग है, स्नोई है, कोल्ड है, और समर शॉर्ट और माइल्ड है। शॉर्ट और माइल्ड का मतलब क्या है? माइल्ड क्या है? 10 to 20 तक यहाँ पे होता है समर। और विंटर जो है वो कोल्ड है। कोल्ड देख लें, कोल्ड क्या है हमारे पास? कोल्ड है -5 से 2, तो यहाँ पर ज्यादा सर्दी होती है। तो लॉन्ग कोल्ड स्नोई, और समर जो है शॉर्ट और माइल्ड। रेनफॉल जो है एल्टीट्यूड से एसोसिएटेड होती है, यहाँ पर अक्सर होती है, तो हमारे पास रिलीफ रेनफॉल होती है जो रिलेटेड टू हाइट ऑफ लैंड। नॉर्दर्न माउंटेन में बहुत ज्यादा होती है, हाईलैंड जोन में। और वेस्टर्न माउंटेन में बारिश कम होती है। और टेम्परेचर कंडीशंस भी नॉर्थ से वेस्ट तक वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एल्टीट्यूड। जब हम बात करते हैं हाईलैंड की, तो हाईलैंड में भी 2 जोन्स आते हैं। एक नॉर्दर्न माउंटेन्स मतलब नॉर्थ है, जिसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स आते हैं, सर्दी लॉन्ग होती है, समर यहाँ पे शॉर्ट होते हैं, हाई एल्टीट्यूड है 6000 तक, तो विंटर्स आर वेरी कोल्ड होते हैं। तो वेरी कोल्ड कौन से होते हैं? जो बिलो -5 है, तो नॉर्दर्न बिल्कुल ऊपर ऊपर के हिस्से, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से वेरी कोल्ड विंटर्स हैं, हाई एल्टीट्यूड और लो एंगल ऑफ सन। लो एंगल ऑफ सन के बारे में पढ़ेंगे कि सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पे नहीं आती हैं, और लो एंगल ऑफ सन है, हम पढ़ेंगे आगे। और हाई एल्टीट्यूड है जो हमने पढ़ा है, हाइट अबव द सी लेवल। तो यहाँ पर वेरी कोल्ड और समर शॉर्ट और माइल्ड है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट सेंट्रल पाकिस्तान से हीट आती है, जिसकी वजह से समर शॉर्ट और माइल्ड है, और हाई एंगल ऑफ सन। वेस्ट कौन सा है? वेस्टर्न माउंटेन है, यहाँ पे ड्राई वार्म समर होते हैं। और क्योंकि कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है, इसको भी पढ़ेंगे, एरिडिटी एंड हाई एंगल ऑफ सन। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट यहाँ पे मतलब सी नहीं है, तो सी नहीं है, सी लैंड ब्रीजेस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है। सी और लैंड, जहाँ पे सी और लैंड ब्रीजेस नहीं होती है, वहां पे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होता है। वहां पे सर्दी भी एक्सट्रीम होती है और गर्मी भी एक्सट्रीम होती है। तो ये समर ड्राई और वार्म है। वार्म कौन से हैं? अब हम देखते हैं वार्म कौन सा है। 21 से 30 तक का है। एरिडिटी एंड हाई एंगल ऑफ सन की वजह से जो समर्स हैं वो ड्राई वार्म, विंटर जो है वो माइल्ड वार्म है। क्यों? क्योंकि लो एंगल ऑफ सन है, और एल्टीट्यूड हाइट बहुत है, और वेस्टर्न डिप्रेशन है। अब लाइफ स्टाइल इकोनॉमी क्या है, यहाँ पर लोग रहते कैसे हैं? यहाँ पर मसला क्या है कि जो क्लाइमेट फीचर क्या है कि यहाँ पे स्नोई, फॉगी, ये प्रेसिपिटेशन ज्यादातर होती है, तो हाई होती है, तो ज्यादातर उसके फॉर्म में होती है, स्नोफॉल के फॉर्म में। तो ज्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से ट्रीज की ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि सीवियर कोल्ड विंटर्स है, कहीं कहीं तो रिवर्स वगैरह भी फ्रीज हो जाते हैं, और विंटर में फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। तो लोग घरों में कारपेट वीविंग, एम्ब्रॉयडरी वर्क, ड्रग्स, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट आइटम, मतलब हैंडीक्राफ्ट आइटम वो आइटम है जिसमें घर हाथ से बनाते हैं और उसमें मशीनरी इन्वॉल्व होती है, तो वो घर में बैठकर काम करते हैं। ट्रांसह्यूमन्स भी है। ट्रांसह्यूमन्स का मतलब पीपल मूव फ्रॉम हायर ग्राउंड टू लोअर ग्राउंड इन सर्च ऑफ पैस्चर्स विद देयर एनिमल्स वगैरह। तो हाई ग्राउंड से लोअर ग्राउंड में आते हैं। जब सर्दियां होती हैं ऊपर, तो वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि नीचे टॉलरेबल टेम्परेचर होता है, ऊपर बहुत ठंड होती है। फिर पीपल नोमैडिक हर्ड्समैन की तरह रहते हैं, मतलब वो मड टेंट्स नहीं, वो सॉरी, वो टेंट्स में रहते हैं, और वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। मेरी नॉर्दर्न एरियाज एक्सेसिबल नहीं होते, क्योंकि लैंड साइज है, स्नोफॉल है, एवलांचेस है, इनकी वजह से जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज है वो एक्सेसिबल नहीं है। पानी की सप्लाई इतनी होती नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर होती है तो रेनफॉल के फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से लैक ऑफ वाटर सप्लाई, जिसकी वजह से डिस्करेज करता है ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो ये आपको नजर आ रहा है इस तरह बहुत ज्यादा ये स्नो कैप पीक्स हैं, माउंटेन भी नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे इस तरह के घर वगैरह लो लैंड एरियाज में बना लेते हैं। अब सोर्सेज ऑफ रेनफॉल क्या है? रिलीफ रेनफॉल, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये रिलीफ इज रिलेटेड टू हाइट ऑफ लैंड, तो ये नॉर्दर्न एरियाज में होती है और नॉर्थ वेस्टर्न ऊपर के इलाकों में होती है रिलीफ, तो जहाँ पे माउंटेनियस एरियाज में स्पेशली, तो ये रिलीफ रेनफॉल है। मानसून की रेनफॉल भी होती है यहाँ पे, थंडर स्टॉर्म्स भी होते हैं, वेस्टर्न डिप्रेशन भी होती है। तो ये आपको याद रखना है कौन सी होती है? रिलीफ, मानसून, थंडरस्टॉर्म, वेस्टर्न डिप्रेशन। वेस्टर्न डिप्रेशन क्योंकि हाँ हमें पता है कि वेस्ट से हवाएं आती हैं, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, और फिर मानसून, रिलीफ रेनफॉल। एरिड जोन कौन सा है? एरिड जोन जो है वो एरिया है जहाँ पे ड्राइनेस बहुत होती है। डेजर्ट एरियाज ले लें, साउथ ईस्टर्न डेजर्ट जिसको हम थाई डेजर्ट कहते हैं, और साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान जिसको हम खरान डेजर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्लाइमेट क्या है कि खरान डेजर्ट में
और थर्ड डेजर्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे ड्राई और हॉट है, ओवरऑल देखें तो ड्राई और हॉट है। और हॉट डस्टी इवेंट्स चलती रहती है मिड मई से मिड सितंबर तक। रेनफॉल जो है वो साउथ वेस्ट में बलूचिस्तान यानी फरहान डेजर्ट में विंटर में थोड़ी सी बारिश होती है, लाइट शावर्स होते हैं। किससे आते हैं? वेस्टर्न डिप्रेशन से। और थर्ड में जो है वो हमारी मानसून होती है। अब ड्यूरिंग द डे यहाँ पर बहुत हॉट होता है क्योंकि क्लाउड कवर नहीं है, और ड्यूरिंग द नाइट दोनों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, दोनों डिजर्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड कवर नहीं है। अब हम पढ़ेंगे क्लाउड कवर के बारे में। और दूसरा कि विंटर्स आर कूल माइल्ड, क्यों? क्योंकि लो एंगल ऑफ सन है। समर्स हॉट है, हाई एंगल ऑफ सन है। लो एंगल ऑफ सन अभी के लिए इतना समझ कि सन की रेज डायरेक्टली स्ट्राइक करती हैं। और समर्स भी हॉट क्योंकि है? क्योंकि सन की ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रेज स्ट्राइक करती हैं। और समर्स आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपको इलाके नजर आ रहे हैं, ये करान डेजर्ट है और ये हमारे पास थर्ड डेजर्ट है। ये आपको नजर आ रहा है कि पीपल नोमैडिक हर्ड्समैन की तरह रहते हैं। कैसे रह रहे हैं? कैमल्स द शिप ऑफ द डेजर्ट, इस पे घूमते हैं और घूमते रहते हैं बेचारे। उनकी क्या लाइफ स्टाइल है और इकोनॉमी क्या है कि यहाँ पे मॉइस्चर कम है, नमी कम है, तो जिसकी वजह से बारिश नहीं होती है। और टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम है कि ना बंदा रह सकता है ना कल्टीवेशन यहाँ पे कोई क्रॉप्स ग्रो कर सकता है। ज्यादातर लोग नोमैडिक हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के साथ चले जाते हैं। और फिर क्योंकि रेनफॉल कम है तो यहाँ पे कारेज का जो सिस्टम है वो इस्टेब्लिश होता है। तो यहाँ पर पानी कम है जिसकी वजह से ये कारेज का सिस्टम अंडरग्राउंड जमीन से पानी निकालते हैं थ्रू पेरिनियल कैनाल्स। पेरिनियल कैनाल्स के जरिए, यानी पेरिनियल कैनाल्स वो हैं जो सारा साल फ्लो करती है। काफी ज्यादा जो एरियाज है वेस्ट में और साउथ पंजाब में वो इरीगेट होते हैं। कौन से? वेस्ट में और साउथ पंजाब में काफी ये इरीगेट होते हैं। पीपल थिक रफ क्लॉथ्स कहते हैं क्योंकि इतनी गर्मी होती है और जैसे चुभने वाली हो, इसमें से थिक रफ क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि एक्सट्रीम हीट से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पर ट्रीज कौन से ग्रो करते हैं? कैक्टस है, कांटे चुभते हैं जिनमें। और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर। हाईलैंड एरिया सूटेबल फॉर फार्मिंग है क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट है, तो हाईलैंड एरियाज में फिर भी हमारे पास थोड़ी बहुत बारिश होती है। नहीं तो वहाँ पे डेजर्ट एरियाज में ना पानी है, ना इतना ना इतना वो है, क्या नाम है, ना पानी है, ना इतना टेम्परेचर टॉलरेबल है, बहुत गर्मी होती है। जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा एवापोरेशन होती है, तो पानी वगैरह को सेव भी करना मुश्किल होता है। जिसकी वजह से इतनी यहाँ पे ना हैबिटेशन है और ना कल्टिवेशन है। यहाँ पे बारिश जैसे होती है वेस्टर्न डिप्रेशन और मानसून। वेस्टर्न डिप्रेशन कहाँ से होती है? खराना डेजर्ट से। और मानसून थर्ड डेजर्ट में। अब हम बात करते हैं लोलैंड जोन। लोलैंड जोन जो है वो पूरा इंडस प्लेन होता है सिवाय कोस्टल एरियाज के। यहाँ पर ह्यूमिड एरिया भी आते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? इस्लामाबाद, सियालकोट। कौन से एरियाज है? इस्लामाबाद, सियालकोट, सरगोदा, मुल्तान, जैकबाबाद, सकर। जैकबाबाद को हम लोग थर्मल बोल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। इधर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। साहब पूरे पाकिस्तान में देखें तो सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पे जैकबाबाद में होती है। अब क्लाइमेट देखें तो कुछ मंथ में एरिडिटी होती है, मोस्टली विंटर्स में इतनी बारिश नहीं होती है। इट हैज एरिड एक्सट्रीम क्लाइमेट, हॉट समर्स, कूल विंटर, समर मॉनसून रेनफॉल। यहाँ पे एरिड एक्सट्रीम क्लाइमेट है और हॉट समर्स हैं और कूल विंटर्स हैं, समर मॉनसून रेनफॉल होती है यहाँ पर। थंडर स्टॉर्म्स भी कॉमन है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडस प्लेन। इंडस प्लेन के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स भी होते हैं। अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन लेस रेनफॉल है और हाई टेम्परेचर है, तकरीबन 35 से 40 तक तो गर्मी होती है, इतना एक्सट्रीम ज्यादा टेम्परेचर। और जो विंटर्स है वो कूल माइल्ड है, तकरीबन 5 तक चला जाता है टेम्परेचर, क्योंकि लो एंगल ऑफ सन है, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है। समर्स हाई हॉट, हाई क्यों है, हॉट क्यों है ज्यादा? क्योंकि हाई एंगल ऑफ सन है और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे पास प्लेन जो है ये ड्रेन होती है 4 ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। तो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव रीजन है। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रॉप्स ग्रो होते हैं, फिर यहाँ पे लोग उगाते हैं, सेटलमेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं, केनाल सिस्टम्स हैं, क्रॉप, मिलेट, वीट, शुगर केन, कॉटन। पाकिस्तान एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, तो हमारी काफी चीजें एक्सपोर्ट भी होती है, डोमेस्टिकली भी हम लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। दोआब्स हैं, दोआब्स में फर्टाइल सॉइल एलुवियम है और फ्लड प्लेन पर यहाँ पे सेटलमेंट भी बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा एग्रीकल्चर होता है और यहाँ पे क्रॉप्स भी ग्रो होते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि बारिश भी है और फिर टॉलरेबल टेम्परेचर भी है। यहाँ पे फैक्ट्रीज भी बहुत ज्यादा होती हैं, बेरेबल टेम्परेचर है, परफेक्ट एंड सूटेबल फॉर लिविंग। और जो है लोग अपना ये खाना अपने लिए भी खाना होता है, फिर ये अपनी इनकी इकोनॉमी यानी कि अपना ये फाइनेंशियल पूरा करने के लिए, नीड्स पूरा करने के लिए भी क्रॉप्स एग्रीकल्चर करते हैं। मिनरल एक्टिविटी भी यहाँ पर बहुत है, पोटोवाय प्लाटू में देखें। फिर यहाँ पे फिश फार्म्स भी हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग भी है, बहुत कुछ है। और जरा एक पिक्चर देखते हैं। इस पिक्चर में हमें क्या नजर आ रहा है? क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर है। ये लाइमस्टोन हिल्स भी आपको क्रेस्टास कहते हैं, ये नजर आ रही हैं। ट्रीज भी हमें बहुत सारे नजर आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है क्योंकि यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हर तरह के क्रॉप्स जो है ग्रो होते हैं। सोर्सेज ऑफ रेनफॉल यहाँ पे नॉर्दर्न पंजाब में देखें तो कन्वेक्शनल रेनफॉल है और वेस्टर्न डिप्रेशन नॉर्दर्न पंजाब में। दो हैं, एक कन्वेक्शनल है जो सिंपल यही है कि वार में राइज होती है, कूल कंडेंस होती है तो बारिश बरसती है। वेस्टर्न डिप्रेशन कहाँ से आती है? वेस्ट से आती है। पाकिस्तान में एंटर कहाँ से करती है? वो वेस्ट से एंटर करती है। और मानसून रेनफॉल
मानसून रेनफॉल जो है समर और विंटर दोनों में होती है। साउथ वेस्ट मानसून, ये विंड जो मानसून है ये बे ऑफ बंगाल से आती है। और जब हम वेस्टर्न डिप्रेशन की बात करते हैं तो वो मेडिटेरेनियन सी से आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोस्टल जोन के बारे में पढ़ेंगे। अभी कोस्टल जोन क्या है, हमारा इंडस डेल्टा है, कराची मकरान कोस्ट है, कराची जवानी पसनीर मारा गवादर, ये एरियाज हैं जो ज्यादातर यही है, कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पर हमारे पोर्ट्स हैं, अक्सर ये वही है। अब क्लाइमेट क्या है, यहाँ पे सी और लैंड ब्रीजेस होती है, मेरिटाइम इन्फ्लुएंस से कीप्स द डेली टेम्परेचर लो। टेम्परेचर जो सी और लैंड पर है वो डिफरेंट होता है। सी ब्रीज क्या है कि जब सी ठंडी हवा सी से चलती है, और लैंड ब्रीज क्या है जब ठंडी हवा हमारी लैंड से चलती है। तो टेम्परेचर ऑन लैंड और सी डिफरेंट है। लैंड और वाटर एब्जॉर्ब करती है सन की हीट और रेडिएट भी करती है डिफरेंट टेम्परेचर, ये लाइक डिफरेंट उनका टाइम होता है, इतना ए फॉरन दोनों एक साथ नहीं एब्जॉर्ब कर लेती, दोनों एक साथ ही रेडिएट करती है, अलग अलग टाइम पे करती हैं। और इन समर लैंड हीटअप, गर्मियों में जो लैंड है वो जल्दी से हीटअप होती है, ओशन ठंडा रहता है। फिर जो ठंडी हवा है लैंड से वो होती है हाई प्रेशर, और जो कूल ठंडी हवा सॉरी समर में लैंड हीटअप होता है तो वहां पे गर्म हवा है, तो वार्म एयर जो है वो लो प्रेशर होती है। और जो कूल एयर है जो ओशन के ऊपर होती है वो हाई प्रेशर होती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक हवा मूव करती है, यानी ओशन से लैंड तक। अब विंटर में जो है लैंड जल्दी से हीट को लूज करती है, यानी उसके ऊपर ठंडी हवा है, हाई प्रेशर है, और जो ओशन है वो गर्म रहता है जिसके ऊपर हॉट वार्म एयर है, वार्म एयर। तो जो हवा है वार्म एयर जो है वो होती है लो प्रेशर, और जो ठंडी हवा है वो होती है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर जो है लैंड से सी पे जाती है, क्योंकि विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस तरह जो डिफरेंट टेम्परेचर है जिसकी वजह से टेम्परेचर टॉलरेबल रहता है। ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा है, 50%, मोर देन 50% जो है अप्रैल से सितंबर तक ह्यूमिडिटी होती है। मीन मंथली टेम्परेचर 32 देख लें। मई जून अक्टूबर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अक्टूबर में तो हमारे पास थर्ड डेजर्ट से जो हमारी साउथ ईस्टर्न डेजर्ट है, यानी थर्ड डेजर्ट, यहाँ से ड्राई विंड्स चलती है जिसकी वजह से क्लाइमेट बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई होता है। और अक्टूबर होता भी हमारे पास कराची में ही, देखना कितना ड्राई होता है, ड्राई ड्राई मंथ होता है। और रेनफॉल बहुत कम होती है, रेनफॉल होती है तो अक्सर होती है तो मानसून सीजन में होती है। लाइफ स्टाइल रेनफॉल होती है मानसून सीजन में, काफी ज्यादा टूरिस्ट जो है वो कराची को विजिट करते हैं नवंबर फरवरी में। ज्यादातर सोशल इवेंट्स इसी में होते हैं। गवादर में जो ड्रिंकिंग वाटर वाटर की सप्लाई है वो प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करती है, बारिश पे डिपेंड करती है। गवादर पोर्ट भी काफी इतना अच्छा बन गया है, और उसने इकोनॉमिक पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी कंट्रीब्यूशन की है। सी पैक जो है वो भी डेवलप हो रहा है। गवादर काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी सारे साल होती है क्योंकि मॉडरेट क्लाइमेट है, वार्म वाटर सी पोर्ट है हमारे पास, फार्मिंग पॉसिबल है, और सी पोर्ट सारे साल ऑपरेशनल होते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड, रोड और रेल ट्रांसपोर्ट लिंक जो है वो इतने ज्यादा क्लोज नहीं होते बिजनेस के लिए। हाँ एयर फ्लाइट्स हैं लेकिन वो कभी कभी बहुत कम ही कैंसिल होती है जब एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, वरना इतना होता भी नहीं है, तो एयर फ्लाइट्स भी रेयरली कैंसिल है। सारी इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, जितनी इंडस्ट्रीज देख लें भाई तो इधर ही हमें मिल जाती हैं। However, during summer months, tropical cyclone से coastal flooding होती है, low lying areas में damaged infrastructure, road, railway communication facilities, sandy homes जो इसके गिर्द रहते हैं, यहाँ पर मसला होता है कि हाँ अगर इंडस्ट्रीज भी इधर बिल्कुल बहुत करीब बनी हुई तो उसको भी डैमेज होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो अरेबियन सी से उठते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इतने होते नहीं है, इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। कभी कभी होते हैं कि बहुत ज्यादा फ्लड आ गया, अभी जो पिछले साल आया था 2022 में, वरना इतना नहीं होता है। फिशिंग नियरली इम्पॉसिबल, जब सी वाइड होता है तो उसमें फिशिंग जो है वो नियरली इम्पॉसिबल होता है, और जो फिशिंग कम्युनिटी उनको लॉसेस होते हैं। पाकिस्तान के 4 सीजन है जो हम बार बार पढ़ चुके हैं, विंटर मिड दिसंबर टू मार्च, अर्ली समर अप्रैल टू जून, लेट समर जुलाई टू सितंबर, मोस्ट मानसून अक्टूबर से मिड दिसंबर। अभी जो अब हम बात कर रहे थे कोस्टल एरिया की, यहाँ पे रिलीफ रेनफॉल से बारिश होती है, मानसून, थंडरस्टॉर्म, वेस्टर्न डिप्रेशन। तो हमने पढ़ लिए ये सारे। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो मैं आपको समझाया था ना यहाँ पे आपको लिखा है, इसका एक स्क्रीनशॉट भी है, वो जैसे वो एक ले लें, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसको एक दफा पढ़ भी लें। अब ये कौन से एरियाज हैं, लेट्स सी। आपको बता रहे हैं कि गर्मी में कहाँ ज्यादा बारिश होती है, और जो सर्दियों में है वो कहाँ पे अक्सर बारिश होती है। तो ये विंटर रेनफॉल बता रहे हैं और ये एनुअल रेनफॉल बता रहे हैं, इसको भी एक नजर में आपको देख लें आप। अब क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो क्या है। एक तो हमारे पास कॉन्टिनेंटल इफेक्टेड एरिया जो फार अवे फ्रॉम सी है एंड अफेक्टेड बाय मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, कॉन्सिक्वेंटली बहुत गर्म होते हैं, विंटर्स एक्सट्रीम है, समर टेम्परेचर क्वाइट सिवियर है। और जब हम मैरीटाइम इफेक्ट की बात करते हैं तो मैरीटाइम इफेक्ट क्या है, सी और लैंड ब्रीजेस से होता है। तो जब मैरीटाइम इफेक्ट जो एरिया सी के करीब होता है ना, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर मैरीटाइम इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। अब basically maritime influence means influence of the sea on temperatures along coastal areas. Ocean currents and prevailing winds usually have a moderating effect on the temperature. This is why extreme weather and summer temperatures are recorded in the interior of large land masses away from the moderating influence of sea. जो sea के दूर होता है ना, वहां पर हमारे पास
टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। लेकिन जो सी के करीब है वहां पर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, सी लैंड ब्रीजेस होती हैं, और जिसकी वजह से जो टेम्परेचर कोस्टल एरियाज के करीब है वो टॉलरेबल रहता है, क्योंकि सी और लैंड पर टेम्परेचर डिफरेंट होता है, अनइक्वल हीटिंग होती है लैंड और सी की। एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर क्या होता है कि रिलेशनशिप एल्टीट्यूड, एयर डेंसिटी और टेम्परेचर में। एयर जो है वो सी लेवल पर डेंसेस्ट होती है। क्यों डेंस होती है? क्योंकि वो सोलर रेडिएशन, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करती है। जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं ना, तो एयर लेस डेंस हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पे, क्योंकि लेस सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है उस लेवल पर। जब लेस एयर होगी कि वो एब्जॉर्ब करें हीट को हायर एल्टीट्यूड पे, तो जब हम 1000 मीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सी का हमारे पास ड्रॉप आता है टेम्परेचर में। क्लाउड कवर टेम्परेचर क्या है? इन डे टाइम क्लाउड कवर रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ हीट को। कैसे करता है? डे टाइम में हमारे पास टेम्परेचर टॉलरेबल कैसे रहता है कि हमारा क्लाउड कवर, जब हम हीट आती है तो ये जो क्लाउड कवर है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है हीट को स्पेस में वापस, तो ये लिमिटेड हीट हमारे पास आती है तो वो टॉलरेबल रहता है, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है। लेकिन अगर हम देखें रात में जो हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्लाउडी आउटसाइड वो वार्म होती है, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि एक्सट्रीम टेम्परेचर ज्यादा ठंड ना हो रात में। लैटिट्यूड और एंगल ऑफ सन क्या है? टर्म एंगल ऑफ सन रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन रिलेशन टू द सन। तो सन रेज जो है वो हर सेम एंगल पे नहीं गिरती है, तो यानी इक्वल मतलब कभी डायरेक्ट एंगल, इनडायरेक्ट एंगल होता है, डायरेक्ट एंगल नहीं होता है। ड्यूरिंग समर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है, जो नॉर्दर्न एरिया है जिसमें ज्यादा हीट होती है। हाई एंगल ऑफ सन ड्यूरिंग विंटर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर होता है, और जिसकी वजह से उनको सन मिलता है कुछ शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि जब हम सीधा, यहाँ पे सन है तो इधर सीधा जब जाएगा सन की, तो इक्वेटर पर रेन फोकस ऑन अ स्मॉल एरिया। लेकिन हम इक्वेटर पर नहीं है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके ऊपर पाकिस्तान है, तो वहां पर रेडिएशन स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो नॉर्थ पोल जब टिल्टेड टुवर्ड्स द सन होता है तो वहां पर ज्यादा गर्मी होती है, और जब टिल्टेड अवे होता है तो फिर ठंड होती है। अब हम बात करते हैं रिवर के फ्लड की। रिवर फ्लड क्या होता है कि रिवर फ्लड ओवरफ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लेवल। जब नॉर्मल लेवल से ज्यादा पानी फ्लो कर देता है, ओवरफ्लो कर देता है, तो इसको हम कहते हैं रिवर फ्लड। रिवर फ्लड आर कंसिडर्ड, काफी लोग रिवर फ्लड को बेस्ट प्लेस कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वाटर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे फ्लड आ गया तो फिर मसला होता है, जैसे अभी पिछले साल आया था 2022 में फ्लड आ गया था, जिसकी वजह से अभी तक उसके लॉसेस फेस कर रहे हैं। जो एरियाज है बहुत ज्यादा उनके वाटर लॉगिंग हो गई थी, जिसकी वजह से काफी एरियाज जो हैं वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। और फिर उसके बाद काफी जो क्रॉप्स थे उनको हार्वेस्टिंग का टाइम था, वो डिस्ट्रॉय हो गए थे उनके। जो अभी उन्हें प्लांट करने थे वो भी सारा पानी से भरा हुआ था, उनको निकालने में, ड्रेन ऑफ करने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से वो अकेले क्रॉप्स को भी नहीं प्लांट कर सके, उनके घर तबाह हो गए, उनके मवेशी तबाह हो गए, काफी लोगों की जिंदगी भी चली गई थी। तो इस तरह अब रीजंस क्या है फ्लड के? फ्लड हमारा असल में होता है तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। ये जो अनयूजुअल क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से होता है लैंड टेम्परेचर में, जिसकी वजह से मानसून रेनफॉल बढ़ जाती है। और नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन में जब टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जिसकी वजह से लो लाइंग एरियाज में, इंडस्ट्रियल और बेसिन जैसे हैं वहां पर फ्लड जाते हैं। वुड काफी डिमांड है, बहुत ज्यादा कटिंग होती है, जिसकी वजह से जो है सरफेस रन ऑफ बढ़ता है। मैंग्रोव ट्रीज बैरियर एक्ट करते हैं, और वो फ्लड से, मैंग्रोव ट्रीज एक्ट करते हैं एक बैरियर की तरह, और सेडिमेंट्स को फ्लड से रोकते हैं। लेकिन अब अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गई है तो वाटर पोल्यूशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से मैंग्रोव जो है उनकी ग्रोथ कम हो रही है, और वुड डिमांड में जिसकी वजह से टिम्बर वगैरह के लिए वुड को कट करते हैं। अब वुड जो है वो रिवर ट्री जो है वो पानी को अंदर, उनकी जड़ों को पानी चाहिए होता है, तो वो जब सॉइल को कंपैक्ट रखता है तो सॉइल अपने अंदर उस पानी को जज़ब कर ली। जब सी ही नहीं होगा, तो जब सॉरी ट्री ही नहीं होगा जब, तो फिर अब पानी को कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो पानी तो सीधा आएगा, जिसकी वजह से फ्लड जाएंगे। एम्बैकमेंट से रिवर के गिर्द जो छोटी सी हल्की फुल्की जो इस तरह एक रिवर जा रहा है, उसके साइड पे थोड़ी सी उन्होंने हल्की सी दीवार बनाई, तो दीवार इतनी थोड़ी हाई कर दें कि पानी सेटलमेंट्स में ना जाए। दीवार छोटी छोटी है, जिस दीवारें नहीं, छोटा सा एक सीमेंटेड वो होता है स्लैब की तरह, तो वो उस तरह होता है, वाटर इजीली रीच करता है हमारे सेटलमेंट्स को, क्योंकि इतने हाइटेड नहीं होते हैं। डैम की कैपेसिटी नहीं है, सिल्टेशन का प्रॉब्लम होता है, तो नीचे सिल्ट भर जाती है, ऊपर वो ओवरफ्लो कर जाते हैं डैम्स, और उन पर इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, और जब एक्स्ट्रा पानी आता है तो उससे फ्लड आ जाता है। अब हम देखते हैं रीजंस हो गए। अब फ्लड्स को कैसे हम कम कर सकते हैं, जो मसले हैं ना उन्हीं मसलों को बिल्कुल ठीक कैसे करेंगे। ट्रीज को काट रहे हैं, फ्लड आ रहा है, ट्रीज को प्लांट करें, एफॉरेस्टेशन करें। अब लीवीज बनाए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस फ्लो, यानी कि लीवीज मतलब साइड पे एम्बैकमेंट्स जो है, एम्बैकमेंट्स नहीं लेकिन जो डेपोजिशन है पार्टिकल्स की, या फिर जितना भी ये पार्टिकल है वो डिपॉजिट करती है अपने गिर्द पे कुछ पार्टिकल्स को या मिट्टी वगैरह को, जिसकी वजह से ऊपर एक हाई, थोड़ी सी हाई करके ना ऊंचा करके मिट्टी बन जाती है, जिसकी वजह से रिवर जो है उसका
जो वॉल्यूम है वो ज्यादा तो उतना ही है, लेकिन वो इतना ऊंचा निकल के बाहर सेटलमेंट्स में नहीं आता है। और फिर स्टॉप बिल्डिंग फ्लड प्लेन्स पे ना बनाए घर, और फ्लड कंट्रोलिंग डैम्स बनाए, डैम्स की कैपेसिटी को बढ़ाए, और कैनाल्स बनाए कि रिवर से डैम से कैनाल्स बना दे कि अगर डैम ओवरफ्लो भी कर रहा है तो वहाँ कैनाल से पानी साइड पे निकल जाए। या फिर रिवर्स है, रिवर बहुत ज्यादा भर गया है तो उसके गिर्द पे कैनाल्स बना दे कि वो पानी थोड़ा थोड़ा करके दूसरे दूसरे एरिया में जाएगा, जिससे फ्लड नहीं आएगा। लेस ग्रीनहाउस गैसेस पोल्यूशन कम करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, जो मेजर ग्लोबल वार्मिंग मेजर कॉजेज ऑफ फ्लड है। तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए जिसकी वजह से ये ग्लेशियर्स वगैरह थे मेल्ट नहीं होंगे, और फिर हमारे पास फ्लड नहीं आएगा। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करें, हाई फ्लड एरिया पे नहीं जाए, फ्लड वार्निंग दें, और फिर फ्लड वाटर को है वो ड्रेन आउट करें ताकि रिफ्यूजीज को फैसिलिटीज दे दें। इफेक्ट्स क्या है फ्लड के कि फार्मर्स उसको नहीं लैंड को यूज कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको भी समझाया कि फेस डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। लेकिन फायदा भी है थोड़ा बहुत कि लोड ऑफ रिवर इम्प्रूव फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्योंकि अल्यूमिनियम वगैरह को डिपॉजिट करके जाता है। अब मसला क्या है कि हाउसेस कट ऑफ हो जाएंगे शॉप्स और सर्विसेज से, मड हाउसेस डैमेज, बीमार हो जाते हैं लोग, वाटर बॉर्न डिजीजेस टाइफाइड वगैरह स्प्रेड हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अफेक्ट होता है, रोड और रेलवे भी डैमेज हो जाते हैं। ओल्ड रूट जो है अब वो बिल्कुल यानी डिफिकल्ट टू फॉलो होते हैं क्योंकि पानी से भरे हुए होते हैं, उनको तो कोई क्रॉस नहीं कर सकता। प्रिकॉशंस क्या है कि मानसून सीजन में लोग कहीं और चले जाएं अपने लाइफ स्टॉक के साथ, और फिर उसके बाद लोकल रेजिडेंट्स जहाँ पर जो फ्लड के करीब रिस्क है जहाँ पे, वहां से कहीं और चले जाएं, और उनकी अरेंजमेंट्स अगर नहीं जा सकते हैं तो उनकी अरेंजमेंट्स की जाए कि उनको फ्लड इफेक्ट ना करे। और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज एक प्रिकॉशन प्लान में लोगों को बताया कि इस जगह पे इस जगह से ना जाए, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड आ सकता है, कोई और जगह ऑल्टरनेटिव वेज बता दें। रोड और रेलवे जो है उनको भी इमरजेंसी बेसिस पे रिपेयर किया जाए। बेनिफिट्स क्या है कि न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और रिच सेडिमेंट्स वगैरह एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है, और इससे रिवर जो स्ट्रीम जो बिल्कुल एक रिवर थी, जैसे रावी और सतलज अगर देखें रिवर, ये इतनी ज्यादा नहीं बहती है, अगर फ्लड आएगा तो उसमें पानी जाएगा तो ये भी सैराब हो जाएंगी। और हाई लेवल ऑफ फिश प्रोडक्शन, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, फिर इस पे फिश प्रोडक्शन फिश फार्मिंग भी बहुत ज्यादा है। फ्लड रिचार्ज ग्राउंड वाटर सप्लाईज भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। अब स्टॉर्म की बात करें तो स्टॉर्म का मतलब है इज एनी अनडिस्टर्ब्ड एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज एटमॉस्फेयर स्पेशली अफेक्टिंग द सरफेस स्ट्रांगली इम्प्लाइंग सेवियर। मतलब स्टॉर्म बेसिकली होता क्या है कि जब बहुत थंडर होता है, लाइटनिंग होता है, प्रेसिपिटेशन हमारे पास बहुत ज्यादा होती है, हेवी फ्रीजिंग रेन होती है, विंड ट्रांसपोर्टिंग सम सब्सटेंस। तो मतलब ये स्टॉर्म यही है कि अचानक से कभी थंडर लाइटनिंग बारिश हो जाती है, प्रेसिपिटेशन होती है, और स्ट्रॉन्ग विंड चलना शुरू हो जाती है, तो स्टॉर्म है। ड्राउट क्या होता है? ड्राउट का मतलब एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम जहां पर कोई भी एरिया इफेक्ट, मतलब वहां पर पानी की कमी होती है। ड्राउट महीनों तक, सालों तक, या 15 दिन तक भी चल सकता है। जनरली तब होता है जब बारिश बिलो एवरेज कम होती है। चार वेज है जिसे हम कैटेगराइज करते हैं ड्राउट के। एक परमानेंट, जहां पर तो बिल्कुल भी कल्टिवेशन पॉसिबल नहीं है, पूरा साल बारिश नहीं हुई, जिसे थर्ड अगर देख लें। सीजनल क्या है? अकर्स इन एरिया जहाँ पे कहीं रेनी सीजन होता है और कहीं पर वेल डिफाइंड रेनी और क्या नाम है ड्राई सीजन होता है। और वेस्टर्न डिप्रेशन वाले एरिया जहाँ पे सिर्फ वेस्टर्न डिप्रेशन से ही यानी बारिश उसमें विंटर में ही होती है, एक सीजन में ही बारिश होती है। इनविजिबल क्या है कि पानी की कमी है, जैसे शुगर केन को 2000 mm की बारिश चाहिए, अगर उससे कम बारिश हुई तो ये इनविजिबल ड्राउट चलेगा। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कि बारिश कम हुई तो हमने कहा ये अनप्रेडिक्टेबल ड्राउट है। अब कॉजेज ऑफ ड्राउट क्या है? ड्राउट के कुछ कॉजेज हैं ड्राउट के, ये है कि नेचुरल क्या है कि अनरिलायबिलिटी ऑफ मानसून विंड्स की अनरिलायबिलिटी है जिसकी वजह से सीजनल ड्राउट होता है। और मानसून विंड्स आना था, मानसून विंड्स नहीं आए, सीजनल ड्राउट हो गया। ड्राई हॉट विंड्स है, मॉइस्चर कंटेंट्स उसने कम कर दिया सैंडी सॉइल का, ये ड्राई हॉट विंड्स चलती हैं डेजर्ट वगैरह से, उन्होंने मॉइस्चर कंटेंट कम कर दिया सैंडी सॉइल का। फिर ग्लोबल क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है जिससे पाकिस्तान के क्लाइमेट में भी चेंज आ रहा है। ह्यूमन क्या है? इंसानों को मतलब हमने क्या किया है, हमने डिफॉरेस्टेशन किया है जिससे ट्रांसपरेशन कम होती है, और जब ऊपर पानी नहीं जाता है इतना तो कंडेंसेशन भी इतनी नहीं होती है, जिसकी वजह से ड्राउट आता है। मिसमैनेजमेंट वाटर रिसोर्सेज, पानी को ऐसे जाया कर देते हैं, हम लोग ब्रश करते हैं और आधा घंटा हमारा हम शीशे में देखकर खुद को ब्रश करते रहते हैं, और साथ में नल का चलता रहता है जिससे पानी जाया होता है। डिस्प्यूटेड एंड अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, अनफेयर है प्रोविंसेस के बीच में। कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जहां पर पानी सही से मिलता नहीं है, जैसे अगर सिंध में देखें तो ऊपर डैम्स राजस्थान पंजाब में बना दिए हैं और रिवर्स भी वहीं से फ्लो करते हैं, तो सिंध में इतना ज्यादा पानी नहीं आता है, जिसकी वजह से डिस्प्यूटेड एंड मिसमैनेजमेंट, वो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड की ओवर ग्रेजिंग कर दी है जिसकी वजह से ड्राउट आ गया है। और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है जिसकी वजह से मेल्टिंग हो रही है। इफेक्ट्स क्या है ड्राउट पे? सीवियर है कि लैंड डेजर्ट बन जाती है, और सॉइल से सॉइल इरोजन वगैरह आ जाती है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट, उनका घर तबाह हो जाते हैं, लैक ऑफ फूड, टेम्परेचर राइज जाता है, लॉस ऑफ वेजिटेशन क्योंकि प्रेसिपिटेशन कम होती है, एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट एरियाज।
ड्राउट सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट को नहीं अफेक्ट करते, साथ में ह्यूमन को भी अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन, क्योंकि लॉस ऑफ लाइफ जिससे फेमाइंस आते हैं, माल न्यूट्रिशन, हेल्थ प्रॉब्लम, स्टार्वेशन, नोमैडिक लाइफस्टाइल, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। अर्बनाइजेशन बढ़ती है, फिर अर्बन एरियाज में भी डोमेस्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है। फिर हमारे वाटर पोल्यूशन होती है, अर्बन एरियाज में लैंड रिसोर्सेज भी हमारे इतने लिमिटेड होते हैं। ड्राउट मैनेजमेंट क्या है कि वाटर स्टोरेज स्कीम्स, रिजर्वॉयर्स, डैम्स वगैरह बनाए जाए ताकि एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर किया जाए। अब जब पानी की कमी है तो फिर उनको वापस फिर बहाल किया जाए पानी की सप्लाई को। कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, लोग अपने ट्रेडिशनल पुराने मेथड से भी स्टोर कर सकते हैं, टैंक इरिगेशन कर लें, गारेज वगैरह से निकाल सकते हैं। पेरिनल कैनाल सिस्टम से प्रोवाइड किया जाए, जो एक मॉडर्न सिस्टम है, मोर प्रोजेक्ट्स किया जाए बनाया जाता है टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। नए मेथड्स को इस्तेमाल किया जाए। डिसैलिनेशन प्रोसेस, डिसैलिनेशन मतलब क्या, डिसैलिनेशन का मतलब है कि सी वाटर जो है इसमें सॉल्ट होता है तो हम वो पी नहीं सकते हैं। और जैसे अगर मैकडोनल्ड पे चले जाएं जो हमारे कराची में सीयू के पास में, वहाँ पे कितना खारा पानी होता है, वजू भी करना मुश्किल होता है। तो उस पानी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेश वाटर में डिसैलिनेशन के जरिए, इसमें सॉल्ट रिमूव हो जाता है। कन्वर्जन ऑफ वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर है इसको केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए क्लीन वाटर फ्रेश वाटर में करें जो पानी पीने के काबिल हो। डाइटरी रेजिस्टेंट चीजें जैसे एस बाई वी सीड्स हैं, और वीट के लिए, राइस के लिए, इरीपाक, मैक्सीपाक, इन सबको यूज किया जाए। हाई प्रायोरिटी दी जाए टू द एलोकेशन ऑफ वाटर टू इंडस्ट्रियल एरियाज को पानी वगैरह दी जाए टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। तो यही था जो हमारा क्लाइमेट का चैप्टर था। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।